जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम 6 अगस्त के जो एमसीक्यूज़ है वो देखेंगे। जो हमारे लिए यूपीएससी स्टेट पीएससी जो भी स्टेट पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, एमपीएससी हो, जीपीएससी हो, जो भी स्टेट पीएससी है सारे स्टेट पीएससी के लिए काम आएगा। उसी के साथ साथ यूपीएससी के लिए भी बहुत काम आएगा। ये जो एमसीक्यूज़ है ख़ास मैं बहुत डीप में जाकर और जो माइन्यूट चेंजेस होते हैं वो करके मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे कि जो यूपीएससी का ट्रेंड चलता आ रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में। इसलिए हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से जो कट ऑफ है काफ़ी नीचे जा रहा है। तो उस हिसाब से ये जो एमसीक्यूज़ है मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप ये सीरीज़ फॉलो करते हो तो आपके कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में मिलेंगे ही। और जो बाकी स्टेट पीएससीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे करंट अफेयर्स पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो पूछे जाएंगे। और साथ ही मैं थोड़े स्टैटिक पोर्शन के भी जो क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड कर लेता हूँ, जिससे कि आपको स्टैटिक पोर्शन के जो क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पहला क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब पूछा किसके बारे में गया है तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसके बारे में पूछा गया है, जिसे हम रूसा भी कहते हैं। अब जैसे पिछले प्रीलिम्स में जो स्किल डेवलपमेंट है उसके बारे में पूछा गया था, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आते हैं गवर्नमेंट के, पहला स्टेटमेंट आता है कि एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। The central funding in the ratio of 60-40 for general category states, 90-10 for special category states and for union territories would be norm based and outcome dependent। मतलब जो एम है इसका वो क्या है, ताकि एक स्ट्रेटेजिक फंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके जो भी एलिजिबल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो उन्हें। अब यहाँ पर सेंट्रल फंडिंग किस तरीके से रहने वाली है तो 60-40 का रेशियो रहेगा जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए 90-10 का यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट आता है कि जो फंडिंग वुड फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री टू द आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस। अब जो भी पैसा रहेगा वो किस तरीके से फ्लो होगा तो जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उससे डायरेक्टली जो इंस्टीट्यूशंस है उनके पास जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है। अब देखिए, यूपीएससी भी आपको इसी तरीके से खेलेगा। अब आपको जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पर है यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए, यूनियन टेरिटरीज जो है पूरी सेंट्रल के अंडर में आती है, तो वहाँ पर 90-10 का क्राइटेरिया है तो लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आपको पूछे जा सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आपका इससे पता चलेगा कितने अवेयरनेस से आप जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हो। तो 90-10 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड फॉर यूनियन टेरिटरीज नहीं होना, 100% फॉर यूनियन टेरिटरीज चाहिए। इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, बाकी सब सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो फंड जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल मिनिस्ट्री से इंस्टीट्यूशन पर फ्लो नहीं होगा, बीच में जाएगा। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होते हैं। ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, ये भी आप सर्कल कर दिया कीजिए। ट्रू स्टेटमेंट एक भी नहीं है, मतलब इसका जवाब रहेगा डी, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, काफ़ी न्यूज़ में है और उसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पर जो फंडिंग रहेगी वो 60-40 रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, 90-10 रहेगी स्पेशल कैटेगरी के लिए और 100% रहेगी यूनियन टेरिटरीज के लिए, और आउटकम डिपेंडेंट इसका नॉर्म रहेगा। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उनसे पैसा निकलेगा स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज के बाद, उसके बाद हायर एजुकेशन काउंसिल जो है उसके पास जाएगा और उसके बाद आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस के पास पहुँचाया जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि बिल 6, अब कौन सा बिल है तो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन अमेंडमेंट बिल 2010, इसके बारे में पूछा गया है। अब रिजर्वेशन जो है ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, आप देख सकते हो जैसे मराठा है वो भी रिजर्वेशन मांग रहे हैं। उसी के साथ साथ काफ़ी ओबीसी के लिए भी एक जो बॉडी बनाने की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इससे हम देख सकते हैं काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। इसलिए बिल 6 टू ऐड अ प्रोविजो दैट इफ देयर आर सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द ट्राइबल एरियाज। अब 6 शेड्यूल के अंडर में अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये ट्राइबल एरियाज़ में, तो यहाँ पर जो सीट्स है वो रिजर्व किए जाएंगे एससी, एसटी एंड ओबीसीज के लिए।
अब यहाँ पर ये जो प्रिस्क्राइब कौन करने वाला है, जो रिजर्वेशन है वो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेगी जो भी रिजर्वेशन रहेगा। उसका दूसरा स्टेटमेंट आता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर SC/ST एक्सीड 50%। अगर SC/ST के लिए अगर 50% से ज़्यादा एक्सीड होते हैं नंबर ऑफ सीट्स, तो फिर रिजर्वेशन जो है OBC के लिए वो नहीं रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है अमेंडमेंट बिल 2010, इसके बारे में सही स्टेटमेंट आपको पहचानना है। तो आप दोनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा गया है। बहुत ज़रूरी है कौन सा क्या पूछा गया है, ट्रू पूछा गया है या नॉट ट्रू पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट इसमें जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। और यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पर आ रहा है कि इफ देयर शैल बी नो रिजर्वेशन फॉर OBCs एंड द टोटल परसेंटेज ऑफ रिजर्व सीट शैल बी रिड्यूस टू 50% इन ऑल एरियाज इन इंडिया। तो यहाँ पर सारे एरियाज में नहीं होता है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो दोनों गलत स्टेटमेंट है, जवाब रहेगा C 1 और 2 बोथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं और यहाँ पर एक्सेप्ट स्पेसिफाइड नॉर्थ ईस्ट रीजन, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम। तो ये आपको ध्यान में रखना है, छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस होते हैं क्वेश्चन में। थर्ड स्टेटमेंट आता है जूट के बारे में। जूट क्रॉप इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल अलोंग अकाउंट्स फॉर ओवर 50% ऑफ रॉ जूट प्रोडक्शन। दूसरा स्टेटमेंट आता है कि जूट इज अ क्रॉप ऑफ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। जूट जो है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट का एक क्रॉप है जिसे टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेल्सियस तो 35 डिग्री सेल्सियस तक का लगता है। पहला स्टेटमेंट जो है ये सही होता है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट का नहीं है वो। तो इसलिए ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ट्रू स्टेटमेंट एक ही है, वन ओनली। अब यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टेम्परेचर रखता है 24 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का, हैवी रेनफॉल लगता है 120 टू 150 सेंटीमीटर तक का, और ह्यूमिडिटी भी 80 to 90% लगती है। अब जूट जो है पूरा जो वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा ये जो एरियाज़ है वहाँ पर ग्रो किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला स्टेटमेंट आता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3 वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो SLV-3 है ये भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। विच वॉज एन ऑल लिक्विड 2 स्टेज व्हीकल, जो पूरा लिक्विड था, 2 स्टेज व्हीकल था, वेइंग 17 टन्स विद हाइट ऑफ 22 मीटर, जिसका वेट था 17 टन्स, हाइट थी 22 मीटर्स एंड कैपेबल ऑफ प्लेसिंग 40 kg क्लास पेलोड्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है उसमें 40 kg तक प्लेस कर सकते थे। दूसरा स्टेटमेंट आता है SLV-3 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन जुलाई 18, 1980 फ्रॉम श्रीहरिकोटा रेंज व्हेन रोहिणी सैटेलाइट RS-1 was placed in orbit, thereby making India the 6th member of an exclusive club of space-faring nations। तो यहाँ पर आपको जो सही स्टेटमेंट है वो पहचानना है, ट्रू स्टेटमेंट पहचानना है SLV-3 के बारे में। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपको गलत मिलेगा, ऑल लिक्विड नहीं ऑल सॉलिड था। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, दूसरा सही है। इसका जवाब रहेगा B 2 ओनली। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो कि ऑल सॉलिड थे, यहाँ पे ऑल सॉलिड, उसके बाद बाकी सब आपको सही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपको संसद आदर्श ग्राम योजना इसके बारे में बताना है। इसमें आपको नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, बहुत ज़रूरी है, सर्कल कर दिया कीजिए। पहला स्टेटमेंट आता है कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेज कॉल्ड आदर्श ग्राम through the implementation of existing schemes and certain new initiatives to be designed for the local context which may vary from village to village। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आदर्श ग्राम अपन मॉडल विलेज जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको आदर्श ग्राम भी बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो कुछ न्यू इनिशिएटिव्स लाने वाले हैं जो डिज़ाइन करने वाले हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट में, जिससे कि हम विलेज जो है उसे एक आदर्श तरीके से, एक जो अच्छा प्रॉपर तरीके से, एक मॉडल विलेज तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आता है अंडर दिस स्कीम्स ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नीड्स टू चूज वन विलेज। हर एक जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसे एक विलेज यहाँ पर चूज करना पड़ेगा फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट दे रिप्रेजेंट। जहाँ से भी वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ से उनको एक जो विलेज है वो लेना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ इवन देयर ओन विलेज, मतलब जो खुद का विलेज है वो भी वो ले सकते हैं।
और उसी के साथ इन लॉज विलेज भी ले सकते हैं एंड फिक्स पैरामीटर्स एंड मेक इट अ मॉडल विलेज बाय 2019 तक। यहाँ पर आपको नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत आता है क्योंकि खुद का विलेज नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल सही था वो, लेकिन इवन देयर ओन विलेज यहाँ से गलत हो जाता है स्टेटमेंट, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नॉट ट्रू पूछा गया है तो बी इसका जवाब रहेगा, टू ओनली। यहाँ पर जो खुद का है, एक्सेप्ट देयर ओन और देयर इन लॉज विलेज एंड फिक्स पैरामीटर्स एंड मेक इट अ मॉडल विलेज बाय 2019। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं खुद का विलेज वो एमपीज जो है वो नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, AEPS इज अ बैंक लेड मॉडल विच अलाउज ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजैक्शन एट POS, जो माइक्रो ATM होता है, POS मशीन होती है, थ्रू द बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ एनी बैंक यूजिंग द आधार ऑथेंटिकेशन। AEPS allows you to do 6 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अब यहाँ पर 6 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट आता है, ओनली इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर द कस्टमर टू डू अ ट्रांजेक्शन अंडर दिस सिनारियो आर आधार नंबर ओनली। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जवाब क्या रहेगा, तो A1 ओनली। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही मिलेगा, और जो दूसरा है, ओनली इनपुट रिक्वायर्ड फॉर कस्टमर टू डू सो ट्रांजेक्शन अंडर सिनारियो आर, इसमें IINB होता है, इसमें आधार नंबर, फिंगरप्रिंट कैप्चर ड्यूरिंग देयर एनरोलमेंट, ये सब होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क जो है उसके बारे में पूछा गया है। दुधवा नेशनल पार्क ये एक नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, जो कवर करता है एरिया 490.3 स्क्वायर किलोमीटर्स विद बफर जोन। यहाँ पर बफर जोन जो होता है वो 190 किलोमीटर पर स्क्वायर का होता है, ये 190 किलोमीटर स्क्वायर, और इट इज़ पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व जो उसका ये पार्ट है। दूसरा स्टेटमेंट आता है कि फॉरेस्ट, स्पेशली द साल फॉरेस्ट, हैव ऑलवेज बीन वेरी डेंस एंड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इंडिया मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सीजनल स्वैम्प फॉरेस्ट एंड नदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए, जो दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपको लोकेशन भी बता देता हूँ मैं। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर आपको लोकेशन नज़र आएगी। तो ये उत्तर प्रदेश जो है, जैसे हम यहाँ पर लखनऊ देख सकते हो, तो उत्तर प्रदेश जो है उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो नेपाल है उसके पास दुधवा नेशनल पार्क। और तो यहाँ आप जैसा देख सकते हो ये उत्तर प्रदेश में है, और कौन से जो फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेंगे, नदर्न ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, नदर्न इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सीजनल स्वैम्प फॉरेस्ट, नदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपको चार्टर एक्ट 1833 के बारे में पूछा गया है। 1833 जो था उसमें क्या हुआ था, जैसे मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो पहला जो लेक्चर है जो पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, वो किताब का, उसमें मैंने आपको ये सब कुछ डिटेल में बताया है कि इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। यहाँ पर कमर्शियल बॉडी जो है वो एंड हो गई थी और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। यहाँ पर इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इन ट्रस्ट बाय फॉर हीज मेजेस्टी, हीज हायर्स एंड सक्सेसर्स। दूसरा स्टेटमेंट आता है कि इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो यहाँ पर और 6 मेंबर जो है वो ऐड कर दिए गए थे। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही आता है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 1833 में नहीं हुआ था, 1853 में हुआ था। ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है तो A1 ओनली यहाँ पर सही स्टेटमेंट आता है, जैसे कि मैंने वहाँ के ही स्क्रीनशॉट लिए हैं जो मैंने लेक्चर लिया है उसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंडेड कमर्शियल बॉडी 1833 में, लेकिन 1853 में ये जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है वो सेपरेट कर दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है कालिदास के बारे में। अब यहाँ पर सेवरल एंशिएंट एंड मेडिवल बुक स्टेट दैट कालिदास वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ अ किंग नेम्ड समुद्रगुप्ता। अब यहाँ पर समुद्रगुप्ता जो है उनके कोर्ट में जो कालिदास थे वो एक पोएट थे। कालिदास इज एन ऑथर ऑफ 2 epic पोएम्स, रघुवंशा डायनेस्टी ऑफ रघु एंड कर्म स्वभाव बर्थ ऑफ कमरा और सुब्रमण्यम। तो इसमें आपको जो ट्रू स्टेटमेंट है वो पहचानना है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है, ये समुद्रगुप्ता नहीं विक्रमादित्य थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि विक्रमादित्य जो किंग थे उनके कोर्ट में यहाँ पर एक पोएट थे, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आता है कि हीलियम 3 ये एक लाइट नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हीलियम का, विद 2 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, एंड इट इज़ ओनली स्टेबल आइसोटोप। ये इकलौता ऐसा स्टेबल आइसोटोप है ऑफ एनी एलिमेंट विथ मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स, जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन्स हो न्यूट्रॉन से ज़्यादा।
अब दूसरा स्टेटमेंट आता है हीलियम 3 इज ऑल्सो थॉट टू बी नेचुरल न्यूक्लियोजेनिक एंड कॉस्मोजेनिक न्यूक्लाइड वन प्रोड्यूस्ड व्हेन लिथियम इज बम्बार्डेड, जिसमें लिथियम जो है उसको बम्बार्डेड जब किया जाता है नेचुरल प्रोटॉन से, विच कैन बी रिलीज बाय स्पॉन्टेनियस फ्यूजन एंड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन विद कॉस्मिक रेज। ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है। ट्रू स्टेटमेंट जो है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जवाब रहेगा ए ओनली, क्योंकि हीलियम 3 जो है ये नेचुरल न्यूक्लियोजेनिक और कॉस्मोजेनिक न्यूक्लाइड तो है जो प्रोड्यूस किया जाता है जब लिथियम बम्बार्ड किया जाता है। यहाँ पर बोला गया है प्रोटॉन के द्वारा, लेकिन प्रोटॉन नहीं, नेचुरल न्यूट्रॉन के द्वारा बम्बार्डेड किया जाता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत होता है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारे जो MCQs है वो ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर जब आप करोगे तब मुझे पता चलेगा आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, और पसंद आ रही है तो ही मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आपको पसंद आएगी तो ही कंटिन्यू करूँगा, अगर नहीं पसंद आती है तो कंटिन्यू नहीं करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।